Just continue the same unit. Unit number 10, s block element. s block element में आपका atomic radii, ionization enthalpy and electronic configuration हो गया था. So next topic जो है वो हमने करना है, that is oxidation state. Unit number 10. अपनी रफ नोटबुक पेन ओपन करो. So next है oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों ही आपके रिलेटेड टर्म है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि बेटा जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं. तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है. मतलब कि सपोज अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे मैं क्लोरीन लेती हूँ, तो क्लोरीन आपने पढ़ा हुआ इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सो इट विल बी स्टेबल, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड थिंग क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भी इसकी s ऑर्बिटल कंप्लीट है, +5 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे, +7 भी शो कर सकता है, 0 हो जाएंगे तो और भी स्टेबल. ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की, जिससे ये स्टेबल हो सकता है. तो ये सारी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है दिस ऑल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट. ये -1 भी शो कर सकता है, ठीक है, ये +7 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है. बट इसमें से जो सबसे स्टेबल आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, दैट इज -1. सो दिस विल बी बैलेंस. ठीक है, क्लियर. तो ये माइनर से डिफरेंस है, इतना वो नहीं है. अगर आप इसको ये भी बोलोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वैलेंसी है तो भी चलेगा, बट फिर भी आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की. और एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने बताया था एल्कली मेटल का, इट इज़ NS1. सपोज मैं सोडियम ले रही हूँ तो सोडियम का क्या है 11 है, और 11 का है 1s2 2s2 2p6 3s1. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये कब स्टेबल हो जाएगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इट विल बी स्टेबल, बिकॉज ऑक्टेट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, इट इज +1 या यू कैन से 1. लिख लो इसको, इट इज यूनि पॉजिटिव ग्रुप, यूनि पॉजिटिव ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है that is metallic character. This is 5th one. Now next is 6th one, that is metallic character. मेटालिक कैरेक्टर क्या है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल जो है मैंने आपको 10th में 9th में भी बताया हुआ था कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल अभी भी है तो आप ओपन करके देखो. लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं दे आर मेटल्स, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, एंड बीच में जो जिगजैग लाइन है जो उसको टच कर रहे हैं दे आर मेटोलाइट्स. सो मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स मीन्स आपके पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था
दैट वाज बेस्ड ऑन मेटालिक कैरेक्टर। ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और ये मेटालाइट्स है। क्लियर? तो मेटल्स आपको पता तो है क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपने कर रखी है 10th में, मेटल एंड नॉन मेटल पूरा चैप्टर। बट मेटल होते कौन है ये आप समझ लो, वो एलिमेंट विच इज हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिन एलिमेंट्स की लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, दे आर मेटल। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच इज हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो जिनकी गेन करने की टेंडेंसी है वो नॉन मेटल्स होते हैं, जिनकी लूज करने की टेंडेंसी है दे आर मेटल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकी जो है एल्कली मेटल की, इनकी लूज करने की टेंडेंसी है। कोई इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता कि ये स्टेबल हो जाए। इट विल बी बेटर, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ज़्यादा बेटर होगा। तो एल्कली मेटल क्या है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई दे आर मेटल्स। सो लिख लो मेटालिक कैरेक्टर। द एलिमेंट्स हैविंग tendency to lose valence electron the elements having tendency to lose electron are metals. ठीक है, अब देखो तो ये आपकी क्या एल्कली मेटल? दे आर मेटल। क्यों? इनकी लूज करने की टेंडेंसी है। और जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही आपका मेटालिक होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटालिक कैरेक्टर इन द एल्कली मेटल ग्रुप, सो इट विल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर लिथियम टू सीजियम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? दैट इज डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज करेगी सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट विल बी इजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा। सो राइट डाउन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, अब देखो ठीक है, दे आर मेटल्स और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप हो रहा है। बट वन थिंग वो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल। वो कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल है। क्यों सॉफ्ट मेटल है? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ, जब आप पीरियोडिक टेबल आप उसको रीड डाउन करते हो सपोज यहाँ लिथियम हाइड्रोजन से हीलियम तक, लिथियम से नियॉन तक, ठीक है, सोडियम से आर्गन तक। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ फर्स्ट इस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की, और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन में 1 सेल थी, लिथियम में क्या हुआ? दूसरी सेल इंक्रीज होगी और लिथियम के केस में यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि आगे जाने पर नियॉन तक ये इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे 1 2 2 तक। तो आप खुद ही सोचो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास, सेल का साइज बड़ा है, बट अगर हम इस सेल के साइज को देखें तो उसके कंपैरिजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ऐसे उसमें होती है वीक मेटालिक बॉन्डिंग, यानी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उनमें आपकी वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो फिर आपका वो जो एलिमेंट्स होगा कैसा होगा? दैट विल बी सॉफ्ट मेटल। अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो वो कैसा होगा? हार्ड मेटल। तो
बस एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ही इंक्रीज करेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी मेटल उतना ही हार्ड होता जाएगा। तो यहाँ पर एक तो सेल ऑर्बिट या इसको कर्नल्स भी बोलते हैं, इसका साइज बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, तो रिजल्टिंग मेटल विल बी सॉफ्ट। क्या होगा वो? सॉफ्ट होगा। सो लिख लो, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल, alkali metal are soft metal due to bigger kernels, या सेल भी लिख लेना, kernels, smaller number of valence electron and weak metallic bonding clear? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर हैविंग वीक मेटालिक बॉन्डिंग, उनके बीच में वीक मेटालिक बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्डिंग है, उनको ब्रेक करना इजी है, उनको मेल्ट एंड बॉयल करना इजी है, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड boiling points. So write down they have low melting and boiling point. Low melting and boiling point because of weak intermetallic bonding. इंटरमेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट विल क्या होगा? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? मेटालिक बॉन्डिंग और भी वीक होती जा रही है, इट विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक सिंपल सा थिंग है कि अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। डेंसिटी टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, आप आई थिंक मैथ्स में भी पढ़ रहे होंगे। डेंसिटी आपको पता है ना। अगर मैं एयर एंड वाटर को कंपेयर करूँ तो कौन ज़्यादा डेंसर है? ठीक है। अगर मैं एयर एंड ग्लास को कंपेयर करूं, समझ में आ गया डेंसिटी का मतलब? डेंसिटी विल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग मास, डेंसिटी विल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा, आपको पता ही ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर? ओके, तो अब आप देखो, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ से यानी फर्स्ट ग्रुप से आपकी एक नई सेल बन जाती है, ठीक है। और उस टाइम उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आगे जाते जाते इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 9.1 × 10⁻31 आपका इतना मास इंक्रीज कर जाना, समझ रहे हो? ठीक है, इतना मास बढ़ जाना। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका, सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आपका मास इंक्रीज करता जाएगा, क्लियर? तो अब अगर मैं पूरे एलिमेंट्स को देखूँ, लेफ्ट एंड राइट से कंपेयर करूँ,
तो आगे जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, मास इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है। यहाँ से आपकी ये जो सेल बन गई थर्ड, ये बन गई, वॉल्यूम इतना ही है। फर्स्ट ग्रुप की उसमें खाली सिंपल एक 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मास होगा। आगे बढ़ते बढ़ते इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम तो उतना ही कांस्टेंट है। तो अगर मैं कंपेयर करूं सारे एलिमेंट सारे ग्रुप में से, तो ग्रुप नंबर 1 की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इनका मास सबसे कम है, वॉल्यूम तो यहाँ पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो हम देख ही नहीं रहे, वॉल्यूम तो एज इट इज है जैसा था, ठीक है। बट क्या है, मास इंक्रीज कर रहा आगे जाने पर, तो सबसे कम मास इसका है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी सबसे कम होगी। मीन्स दे हैव लो डेंसिटी। राइट डाउन। ओके, तो अब बात आती है इनके ऑर्डर की, कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, नीचे जाने पे क्या होता जाएगा डेंसिटी, बेटा सब में 1 इलेक्ट्रॉन तो सब में ही है, ठीक है, तो डेंसिटी तो खैर इंक्रीज करेगी। ओके, अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नोट इट डाउन, नोट कर लो बेटा इसको, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले तो ये लिख लो कि डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, और आपके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास तो इंक्रीज कर ही रहा है। यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे 39 हो गया, एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है ना। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए डेंसिटी का। क्यों? आप कह रहे हो कि एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, लिथियम का 7 था, इसका 23 है, इसका 39 है। क्लियर? समझ रहे हो? ओके, तो बेटा एटॉमिक मास इंक्रीज करा, बट इसमें एक कॉन्सेप्चुअल आता है कि ठीक है ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है ऑर्डर इसका, ये ऑर्डर ऐसा है, ठीक है। मीन्स डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लोअर देन सोडियम। राइट ऑन द क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लोअर देन द सोडियम, या पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, जबकि इसको हैवियर होना चाहिए, बट ये क्या है, सोडियम से लाइटर है। क्लियर? अब इसका रीजन भी समझ लो बेटा। देखो आप यहाँ भी इसको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ 7 से 23 हुआ और यहाँ पर 23 से 39 हुआ। मीन्स एटॉमिक मास तो इंक्रीज कर रहा है, बट उसकी कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से होती है डी ऑर्बिटल की एंट्री, और डी ऑर्बिटल आपकी बड़ी ऑर्बिटल है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। समझ रहे हो? आपने पीरियोडिक टेबल 1 मिनट पीरियोडिक टेबल तो आपको समझ में आएगी। ये आपकी ना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल एक आप अपने इसमें भी लगा लो, है ना, लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से आपकी डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। मीन्स एक साथ आपकी एक बड़ी ऑर्बिटल, मतलब वॉल्यूम सडनली रेस कर जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा हो गया। डी ऑर्बिटल आपकी अभी तक क्या थी, अभी तक इसमें एस और पी थी, जिसमें एक ब्लॉक था, जिसमें 3 ब्लॉक था। अब सडनली पोटेशियम से डी ऑर्बिटल आ गई, एक बड़ी सी ऑर्बिटल, बट इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 का 1 ही आउटर ऑर्बिट में, समझो, या इनर में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हुई। आप ये समझो, कंपैरिजन टू वॉल्यूम मास बहुत कम इंक्रीज हुआ, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा अगर वॉल्यूम और मास दोनों इंक्रीज करें कोई बात नहीं, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, उसके कंपैरिजन में
इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप क्या रीजन दोगे? राइट डाउन। क्वेश्चन आपने लिखा पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। This is due to abnormal increase in atomic size of potassium. This is due to abnormal increase in atomic size of potassium. This is due to abnormal increase in atomic size of potassium. अब आता है फ्लेम कंडीशन। फ्लेम कंडीशन क्या है कि जब आप अल्कली मेटल को बर्न करते हो तो उनकी जो फ्लेम होती है दैट इज कलरफुल फ्लेम वो शो करती है। क्लियर? तो क्यों शो कर रहे हैं वो कलरफुल फ्लेम या उनमें फ्लेम कंडीशन ये क्यों हो रही है? तो बेटा आपको अभी आगे 12th में भी पढ़ना है और अभी भी +1 के लिए एक चीज़ आप अपने माइंड में रखो कि वही आपके कलरफुल होंगे, वही एलिमेंट्स, वही कंपाउंड आपके कलर्ड होंगे विच इज़ हैविंग वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो होता क्या है, सपोज ये आपकी सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो जब भी आप इसमें रेडिएशन डालते हो, आपने टेम्परेचर दिया, रेडिएशन डाला, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर के नेक्स्ट हाई लेवल पे जंप कर जाएगा। ठीक है? अब जब ऐसे तो करेगा नहीं, कुछ तो रेडिएशन, कुछ तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है? और आपको पता है कि आपको इसमें जो वेवलेंथ है विबग्योर के अकॉर्डिंग, विजिबल रीजन की आपको पता है ना, विजिबल रीजन की पता है ना, कलर भी आपको पता है विबग्योर। आई को मैं गायब कर देती हूँ, दिस इज विबग्योर। ठीक है? क्योंकि ब्लू एंड इंडिगो वायलेट ही मिक्स हो जाते हैं, वायलेट एंड ब्लू। तो ये है आपका। अब आपको इसकी वेवलेंथ भी पता है कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की आपकी वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन की। ठीक है? ये वेवलेंथ है विजिबल रीजन की। तो जब भी कोई रेडिएशन आप डालते हो तो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करता है। अब ये कैसे कि सपोज मैंने जब रेडिएशन दिया, इलेक्ट्रॉन है, इसने एब्जॉर्ब की रेडिएशन और हाई लेवल पे जंप कर गया। अब ये इसकी टेम्परेरी स्टेट है, जब ये वापस होगा तो ग्राउंड लेवल पे वापस आ जाएगा। ठीक है? ये इसकी परमानेंट स्टेट तो है नहीं। क्लियर? तो क्या होगा, जब एनर्जी ये लूज करेगा देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड लेवल, और जब अपने लेवल पे वापस आएगा तो जो कलर की लाइट इसने एब्जॉर्ब की है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट ये इमिट करेगा और तभी हमें वो कलरफुल दिखता है। ठीक है? तो अब हमें नज़र तो आ रहा है, सपोज मैंने सोडियम को बर्न किया और वो येलो कलर मुझे शो कर रहा है, तो मैंने कहा येलो शो कर रहा है, इसका मतलब इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट। मीन्स ये वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेट 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की है और आपका येलो कलर ये शो कर रहा है। ठीक है? तो फ्लेम कंडीशन है क्या कि जब भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एलिमेंट में, दे एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन, ठीक है, एंड गेट एक्साइटेड इनटू नेक्स्ट हाई लेवल, व्हेन इट कम बैक टू द ग्राउंड लेवल देन इट विल इमिट कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट रेडिएशन, उस लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करेंगे। ठीक है? ये है आपका फ्लेम कंडीशन प्रोसेस। समझ में आया? फिर से समझाओ।
अगर किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है, आपने हीट दिया तो ये चीज जंप करेगी, ऊपर जाएगी या नहीं? आप हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स भागते हैं इधर उधर की नहीं? ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेक्स्ट हायर लेवल पे जाएगा, तो ऐसे थोड़ा ना जाएगा, कुछ तो एनर्जी लेके जाएगा। आप भी जो पूरे डे की एक्टिविटी करते हो तो ऐसे थोड़ा ना करते हो, आप फूड लेते हो ना। अगर सोचो आपको 4 दिन के लिए फूड नहीं मिले, फिर क्या होगा? आप बेड पे पड़े होंगे। तो फूड आपने लिया ना, इनके लिए क्या है, ये रेडिएशन है जो इनको एनर्जी देते हैं, और तभी ये जंपिंग शुरू करते हैं, नेक्स्ट हाई लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? रात में क्या होता है, जब आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, देन आप बेड पे गिर जाते हो, यही होता है। सेम एज इनकी भी जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ये अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। तो फिर क्या करेगा? ऐसे थोड़ा ना, जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करेगा। इसको हम कहते हैं फ्लेम कलरेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको लिख लो बेटा, फ्लेम कलरेशन को। ऑन हीटिंग alkali metals, the electrons are excited to higher energy level because of absorption of energy. When these electron returns to their ground state, they emit energy in the form of radiation. Now the next is that is photoelectric effect. Photoelectric effect, ये भी सेम है बेटा कि इसमें आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम रेडिएशन डालें तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इजेक्ट हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, मीन्स फोटो मीन है फोटोन आप समझते हो ना, जो रेडिएशन होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होते हैं, स्मॉल पैकेट के रूप में कंसीडर किया था ना फोटो। तो फोटोन, अगर हम एक फोटोन डालें, एक रेडिएशन डालें, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो नेचुरली है कि ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज क्या है, दे आर हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इजी है। ठीक है, कौन एलिमेंट है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा अल्कली मेटल में से? थिंक। तो इसमें से जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा दैट इज लिथियम। ओके, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो कि अल्कली मेटल एक्सिबिट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect. It is due to low ionization enthalpy. It is due to low ionization enthalpy. क्योंकि ionization enthalpy कम है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, निकालना इजी है। मैंने कहा ना, एक फोटोन, वन फोटोन फॉर वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स मैं फोटोन डालूं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज all about for the general properties, physical properties of alkali metal. Tomorrow we will discuss on chemical properties. So goodbye and have a nice day.